नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत आवेगों का संतुलन। तो आइए इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में, तो ये अंग्रेजी आलोचना साहित्य के मूर्धन्य आलोचकों में माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां पर उन्होंने कौन कौन से विषयों में किया? अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में विशेष अध्ययन किया। वे मूलतः अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। बाद में अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र से किस ओर गए? ये आलोचना जगत में आए। यानी पहले जो इनकी शिक्षा थी वो अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान से संबंधित थी, लेकिन बाद में ये किस ओर इनका झुकाव हुआ? आलोचना जगत की ओर इनका आगमन हुआ। कालांतर में यानी समय के साथ साथ ये अंग्रेजी साहित्य की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते रहे और शीघ्र ही साहित्य पर इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ भी बना ली। रिचर्ड्स ने एक बात कही कि वैज्ञानिक उन्नति के कारण साहित्य का अवमूलन हो चुका है। यह स्थिति समाज के लिए बड़ी घातक है। यानी वैज्ञानिक उन्नति के कारण साहित्य का जो स्तर है वो नीचे गिर चुका है, साहित्य का विकास नहीं हो रहा। और ये स्थिति किसके लिए खराब है? ये स्थिति समाज के लिए बहुत घातक है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो अगर हम वैज्ञानिक उन्नति के पीछे ही भागते रहेंगे और साहित्य के विकास की ओर नहीं सोचेंगे तो इससे क्या होगा? समाज की जो अवस्था है, समाज की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। इसी बात पर इन्होंने अपने विचार दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भौतिक साधनों की समृद्धि के कारण कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यानी हम भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, कविता पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, काव्य पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। अगर हम काव्य में भी बात करते हैं तो भौतिकता की बात कर रहे हैं, भावों की कमी देखने में आती है। इसीलिए कहते हैं कि कविता का अस्तित्व खतरे में है। रिचर्ड्स ने एक बार पुनः रागात्मक संवेगों की चर्चा की। देखिए, रागात्मक, पहली बात तो आप ये समझे कि संवेग क्या है। संवेग या आवेग से मतलब क्या है कि जो भाव हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। तो जैसे आवेगों का संतुलन से अभिप्राय क्या है? भावों का संतुलन। ये आप ध्यान में रखें। चाहे संवेग कहीं पर आए या मनोभाव आए, आवेग आए, उसका मतलब क्या है कि मानव मन के जो भाव हैं, रागात्मक यानी प्रेम के भाव, जो जुड़ाव के भाव होते हैं, उनकी चर्चा की और उनमें संतुलन स्थापित करने की बात कहकर संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संप्रेषण का मतलब क्या है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचार या भावों को खुद समझना। संप्रेषण का प्रतिपादन करके रिचर्ड्स ने कविता को इस अंधकार में स्थिति से उबारा। उन्होंने मानव सभ्यता तथा उसके संतुलन के लिए कविता को अनिवार्य घोषित किया। यानी अगर मानव सभ्यता को बचाए रखना है, उसका विकास करना है, तो कविता को बचाना होगा, काव्य को बचाना होगा। उनका कहना था कि मूल्य विघटन युग में कविता अनिवार्य है। यानी जो नैतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है, समाप्ति हो रही है, ऐसे समय में काव्य बहुत जरूरी है। काव्य या कविता के सहारे मानसिक व्यवस्था बनाई जा सकती है और काव्य में समाज में मानसिक संतुलन, काव्य से समाज में मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। यानी किस पर जोर दे रहे हैं? भावों के संतुलन के लिए या समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए काव्य पर बल दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये मानते हैं कि जो काव्य है वो भावों में संतुलन कर सकता है। देखिए, एक कविता को अगर हम लें तो उस कविता में हम अगर देखें तो भय का भी, भय रूपी जो भाव है, भय भी होगा उसमें, और करुणा भी शामिल की जा सकती है। यानी एक ही काव्य में दो अलग अलग भावों को कवि अपनी कुशलता से स्पष्ट कर सकता है। दर्शकों, पाठकों या उनके उसको पढ़ने वाले जो सुनने वाले हैं उन तक वो ऐसे विचारों को भेजता है जिसमें कई भावों का संतुलन हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कविता पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी कविताएं हमने देखी, कहीं पर उसमें डर का भाव है, लेकिन उस डर के भाव के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने करुण भाव का समावेश भी बड़ी कुशलता से कर दिया है। कहीं पर अगर आनंद रस की उत्पत्ति हो रही है तो वहां पर आनंद रस के साथ साथ वीरता का भाव भी आ गया। यानी काव्य ही एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से भावों का संतुलन किया जा सकता है, तालमेल किया जा सकता है। आप इस प्रश्न की शब्दावली पे ना जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो रिचर्ड्स है, इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो कृतियों में कैम्ब्रिज में अध्यापन करते हुए रिचर्ड्स
ने अधिकांश रचनाएं लिखी। उनकी कृतियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। उनकी कुछ ऐसी कृतियां हैं जिसमें काव्य विषयक चिंतन के साथ साथ आलोचना का प्रतिपादन किया गया है, यानी आलोचना की गई है उनमें। साथ ही तो कविता का जो विषय है उस पर विचार किया गया है और साथ ही आलोचना भी उसमें शामिल है। उनकी कुछ कृतियां हैं जिसमें व्यवहारिक समालोचना से जुड़ी हुई हैं। तीसरे प्रकार की जो रचनाएं हैं उन्होंने उनमें अर्थों पर विचार किया है। जो हमारे भाव हैं, विषय हैं, विचार हैं, वो किस अर्थ से जुड़े हुए हैं, तो अर्थों पर विचार किया है। तो ये 3 प्रकार के 3 भागों में बांटकर इनकी रचनाओं को देख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साइंस एंड पोइट्री है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन, मेंसियस ऑफ रेटोरिक, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, हाउ टू रीड ए पेज आदि इनकी कृतियां हैं। इन सभी रचनाओं में क्या प्रतीत होता है कि रिचर्ड्स ने न केवल कविता की परिभाषा और उसकी उपयोगिता पर अपने विचार दिए हैं, बल्कि मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आश्रय लिया है, सहारा लेते हुए कविता के महत्व का प्रतिपादन भी किया है। यानी काव्य को किससे जोड़ा है? मनोविज्ञान से जोड़ा है। क्योंकि देखिए काव्य किसको प्रभावित करता है? मन को ही तो प्रभावित करता है। तो मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इन्होंने उसका विश्लेषण किया है। उन्होंने जहां एक ओर साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत बनाए, वहीं दूसरी ओर पाठक के मनोवेगों को वैज्ञानिक संदर्भ में भी देखने का प्रयास किया। यानी जहां पर उन्होंने साहित्य की आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर इस बात का ध्यान रखा है कि जो पाठक के मनोवेग है वो वैज्ञानिक संदर्भ में कितने उचित हैं, या साहित्य के संदर्भ में अगर देखें तो मनोवेग का क्या आधार है। इस तरह से उन्होंने वैज्ञानिकता को भी इसमें शामिल किया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो इनका जो आवेगों का संतुलन है, इसमें कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो है काव्य मूल्य का सिद्धांत। इसमें क्या कहते हैं? रिचर्ड्स प्रथम समीक्षक है जिन्होंने शुद्ध मनोवैज्ञानिक धरातल पर काव्य मूल्य का विवेचन प्रस्तुत किया है। यानी काव्य का मूल्य क्या है? उनका विश्वास है कि जिस प्रकार चिकित्सकों का कार्य शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध मन के स्वास्थ्य से होता है। यानी जो समीक्षक है वो किस पर काम करता है? मन पर काम करता है। जनता के तन और मन दोनों से संबंधित स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यानी शारीरिक रूप से भी जनता स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी जनता स्वस्थ रहे, ये जरूरी है। किसके लिए? समाज के लिए। यदि चिकित्सक अपने कर्म की उपेक्षा करता है, यानी अपने कर्म को अनदेखा करता है, तो जन शरीर के ह्रास की संभावना अधिक रहती है। यानी डॉक्टर अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो लोगों के जो स्वास्थ्य है वो समाप्त होने लगेगा, वो बीमारी की ओर जाने लगेंगे। और यदि समीक्षक यानी समीक्षा करने वाला जो व्यक्ति विशेष है वो अगर इस बात पर विचार नहीं करता कि काव्य कृति से जन मन को स्वास्थ्य मिलेगा और किसके द्वारा उसे क्षति पहुंचेगी, तो जन मन के विकृत होने की अधिक आशंका बनी रहती है। यानी जो क्या कहते हैं कि जो समीक्षक है वो अगर काव्य की समीक्षा करता है, काव्य कितना लोगों के लिए उचित है और इसमें क्या कमियां हैं जिससे लोगों को हानि पहुंचेगी, तो इन दोनों बातों पर अगर वो ध्यान नहीं देता है तो क्या होगा? जन मन को हानि पहुंचेगी, यानी उससे जनता को, समाज को नुकसान होगा। सरल सा भाव क्या है यहाँ पर कि काव्य मूल्यवान है लोगों के लिए। वो उसके जैसे शरीर के लिए डॉक्टर जरूरी है, दवाइयाँ जरूरी है, उसी प्रकार एक अच्छा काव्य जनता को मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। अतः रिचर्ड्स के मत से समीक्षक को काव्य मूल्य का बोध होना चाहिए कि हमारा जो काव्य है उसका वास्तविक मूल्य क्या है, वो कितना उपयोगी है समाज के लिए, और उसी के आधार पर उसे अपनी समीक्षा प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी उस काव्य की कमियां और खूबियां दोनों का ठीक ढंग से विश्लेषण करना चाहिए। उसने अपने पूर्व प्रचलित पहले से जो चला आ रहा था कला के मूल्य संबंधी विचारों का खंडन किया, और खंडन करते हुए काव्य मूल्य के विषय में 2 आधारभूत बातों का उन्होंने उल्लेख किया। पहली बात क्या है कि यह
कि कलात्मक या काव्यात्मक अनुभव मनुष्य के पूर्ण अनुभव का एक अंश मात्र है, स्वतः पूर्ण नहीं है। यानी कला से जुड़ा हुआ या काव्य से जो जुड़ा हुआ अनुभव है वो मानव के जीवन का केवल केवल एक छोटा सा हिस्सा है, वो पूर्ण पूर्ण अनुभव नहीं है या पूर्णता नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि सौंदर्य से कोई रहस्यात्मक अनुभव नहीं होता, वरन यह अन्य अनुभवों से ही जुड़ा होता है। मान लीजिए कि कोई काव्य है, वो चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उससे रहस्यात्मकता का भाव नहीं आता, बल्कि वो रहस्यात्मकता किससे आएगी? अनुभवों से ही आएगी। केवल यह अन्यों की अपेक्षा अधिक सघन और स्पष्ट होता है। तत्पश्चात रिचर्ड्स ने अपने काव्य मूल्य सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया है। तो यहाँ पर आपको सरल तरीके से ये बताना है कि काव्य को मूल्यवान माना है किसके लिए? सामान्य जनता के लिए। जैसे एक चिकित्सक जरूरी है, वैसे ही एक अच्छा काव्य भी जनता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। काव्य का मूल्य क्या है? रिचर्ड्स ने इस प्रश्न का उत्तर मनोविज्ञान के आधार पर दिया है। उनके अनुसार काव्य रचना क्या है? ये एक मानवीय क्रिया है, इसीलिए जो मूल्य मानव की अन्य क्रियाओं का है, यानी मानव के लिए जो अन्य काम जरूरी है, उसी प्रकार काव्य का भी अपना महत्व है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि मन के आवेगों के दो रूप हैं। एक रूप का प्रतिनिधित्व आकांक्षा या तृष्णा करती है, यानी एक तो मन का वो रूप है जिसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, आकांक्षाएं उत्पन्न होती है, और दूसरा रूप क्या है? जिसमें वितृष्णा, कोई इच्छा नहीं है, किसी भी चीज के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है। यानी मन के जो आवेग हैं, आवेग से मतलब क्या है? यहाँ पर मन के जो भाव हैं। देखिए यही बात होती है, साधारण सी बात है कि हमें या तो कोई चीज अच्छी लगती है या हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो वही बात है कि या तो जो अगर देखें तो ये प्रतिनिधित्व रूप से अगर देखें कि दो रूप है मन के आवेगों या मन के भावों के। एक तो वो है जहां पर हमारी इच्छाएं या हमारी तृष्णाएं हैं, और दूसरा वो है जहां हमारी इच्छाएं नहीं है, यानी उसके प्रति घृणा का भाव है। तो सरल तरीके से अगर देखें तो इन्होंने काव्य को आवश्यक माना है, और काव्य में मानसिक तौर पर दोनों जो रूप हैं, इच्छा का और वितृष्णा का, दोनों का समावेश किया है। उसके बाद क्या है? रागात्मक अर्थ तथा संवेगों का संतुलन। रागात्मकता यानी प्रेम, लगाव जिसको कहेंगे, साधारण तरीके से समझे तो रागात्मक का अर्थ क्या है? लगाव। रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में साहित्य जगत में आए, यानी पहले वो मनोवैज्ञानिक थे, उसके बाद वो कहाँ पर आए? साहित्य के क्षेत्र में आए। उन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवेचना का आश्रय लेकर, आश्रय का मतलब सहारा लिया, और काव्य मूल्य के निर्धारण का प्रयास किया। यानी मनोवैज्ञानिकता के आधार पर उन्होंने ये निश्चय किया कि काव्य का मूल्य क्या है, क्या काव्य जनता के लिए जरूरी है या नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने मानव के मानसिक संवेग, यानी जो उसके उद्वेग हैं, जो उसके भाव हैं, उसकी चर्चा की। इसी को रागात्मकता भी कह सकते हैं। उनका विचार था कि मनुष्य के लिए वही वस्तु मूल्यवान होती है जो उसके मानसिक संवेगों को शांत करती है, यानी जिससे मन को शांति मिले, मन के भाव शांत हो, वो वस्तु सबसे मूल्यवान है। किसके लिए? मानव के लिए। जो वस्तु मानव के संवेगों को शांत करने में असमर्थ होती है, वह उसकी दृष्टि में महत्वहीन है। तो ये एक साधारण सी बात है वैसे देखा जाए तो, यानी जिस चीज से हमें संतुष्टि होती है वो हमारे लिए मूल्यवान है, और जिससे हमें कोई संतुष्टि नहीं होती, चाहे वो मूल्य उसका कितना ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है। राग शब्द का अर्थ क्या है? मन का झुकाव या आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? लगाव, यानी मन किस ओर झुका हुआ है, मन का लगाव किससे है। अन्य शब्दों में अगर देखें, प्रिय वस्तु के प्रति मन में होने वाला भाव ही क्या है? राग है। राग का मतलब प्रेम, लगाव है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, अनुराग, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। मानव मन में परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के राग या भाव उत्पन्न होते हैं, यानी जैसी परिस्थितियां होगी वैसे भाव उत्पन्न होंगे। मान लीजिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अगर कोई डर का माहौल है तो भय उत्पन्न होगा। तो जैसी परिस्थितियां हैं वैसे ही मन में भाव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं रागों या भावों की अव्यवस्था के कारण मानव मन चिंतित और व्यथित हो जाता है। हमारे मन में डर कब आता है? जब हमारे भाव संतुलित नहीं होते।
आइए रिचर्ड्स के मतानुसार इन्हीं राग जनित संवेगों यानी राग से उत्पन्न जो संवेग हैं, जो भाव हैं, उनमें संतुलन स्थापित करना ही कविता का उद्देश्य होना चाहिए। यानी हमारे भावों में संतुलन बनाना ही काव्य का मुख्य काम होना चाहिए। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य मूल्य उनके मन को प्रभावित करने वाली क्षमता पर आधारित होते हैं। जो कविता पाठक को जितना ज़्यादा प्रभावित करेगी, उसमें अपेक्षाकृत जितनी अधिक संप्रेषणीयता होगी, अपने भावों को पहुंचाने की क्षमता होगी, वह उतनी ही श्रेष्ठ कविता कही जाएगी। सरल सी बात है कि जब कविता ऐसी है जिसमें ये क्षमता है कि उसमें कवि जो कहना चाहता है वो इतने सुंदर तरीके से कहा है कि कविता को पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति बहुत ही, जितने सुंदर तरीके से कवि ने अपने भाव उसमें डाले हैं, उतने सुंदर तरीके से वो अगर ग्रहण कर लेता है, उस भाव को समझ लेता है, तो वो सबसे अच्छी कविता है। तो काव्य का प्रयोजन यानी उद्देश्य यही है। प्रयोजन से अभिप्राय क्या है? उद्देश्य। काव्य का उद्देश्य यही है कि वह मानव मन के रागात्मक पक्ष को व्यवस्थित करे, यानी भावों को संतुलित करे। यही कविता का, काव्य का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो कविता निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। कई बार हम कविता पढ़ते हैं, अगर वो कविता हमारे मन को अच्छी लगती है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कविता आ जाती है जो ना हमारे मन को अच्छी लगती, ना हम उसके भावों को समझ पाते, ना हमें इस कविता का उद्देश्य समझ में आता, तो हम एक बार पढ़कर भी पूरा नहीं पढ़ पाते, बोरियत अनुभव होती है और हम उसे छोड़ देते हैं। यानी वो कविता हमारे लिए निरर्थक हो जाती है। लेकिन जिस कविता में संतुलित भाव होंगे वो कविता हमारे महत्व की होगी, वो हमारे लिए सार्थक होगी। रिचर्ड्स का कहना है कि मानव मन में असंख्य संवेग या आवेगों का तंत्र है। ये निश्चित है कि मानव में बहुत सारे भाव भरे हुए हैं मानव मन में। जब इन आवेगों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उसका समतोलन भंग हो जाता है। यानी उसमें जो संतुलन है, समतोलन यानी जो समानता है या उसमें संतुलन है, वो भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समतोलन लाने के लिए जरूरी है कि मन के संवेग व्यवस्थित होकर एक स्वर यानी एक रूप हो जाए, यानी जो मन के भाव हैं वो संतुलित बने रहें। मानव मन में यह असमतोलन और समतोलन बराबर होता है, यानी असंतुलनता और संतुलनता बराबर होती है। विभिन्न प्रकार के राग यानी भाव मानव मन को प्रताड़ित करते रहते हैं। यानी बहुत से ऐसे भाव हैं जो हमारे मन को दुखी करते हैं। घर, परिवार, समाज, धर्म आदि के कारण ये मानसिक अव्यवस्था उत्पन्न होती रहती है। कभी हम घर परिवार में किसी के अनुसार हम प्रभावित होते हैं तो मन दुखी हो जाता है। कभी समाज की कोई ऐसी बात होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तब हमारा मन प्रताड़ित हो जाता है। कुछ धर्म से जुड़ी हुई ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती, तब भी हमारा मन प्रभावित होता है। तो काव्य कला का यही उद्देश्य है कि इन संवेगों में क्या करे? संतुलन स्थापित करे। वह पाठक या श्रोता के संवेगों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दे कि उसे विश्रांति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, उसे अच्छा लगे। एक स्थल पर वो कहते हैं कि कला का वास्तविक मूल्य इसी में है। ये किसके? रिचर्ड्स की पंक्तियां हैं कि कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वह ऐसी अनुभूति का संचरण करने में सफल हो जो इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का मतलब विरोधी भाव, विरोधी संवेगों के बीच सामंजस्य लाने से होती है। यानी एक ऐसी अनुभूति का संचार काव्य के माध्यम से होना चाहिए जो विरोधी भावों में भी संतुलन स्थापित कर दे, वही सफल काव्य है। अब संवेगों की चर्चा करते हुए रिचर्ड मानते हैं कि जो संवेग या मनोभाव हैं वो कितनी कोटियों में है? 2 कोटियों में उन्होंने बांटा है। एक है प्रवृत्ति मूलक अनुकूल आकांक्षाएं, आकांक्षा से अभिप्राय क्या है? इच्छा। और दूसरा क्या है? निवृत्ति मूलक प्रतिकूल आकांक्षाएं। एक तो जो हमारे अनुकूल इच्छाएं हैं और एक हमारे जो प्रतिकूल इच्छाएं हैं। यहाँ पर प्रवृत्ति मूलक संवेगों में अगर देखें तो प्रेम है, भूख है, तृष्णा, वासना, ये सभी ऐषणाएं यानी इच्छाएं सम्माहित की जा सकती हैं। यहाँ इसका अभिप्राय आकांक्षा भी हो सकता है, इच्छा भी हो सकता है। तो ये सारी इच्छाएं किस में आती है? प्रवृत्ति मूलक अनुकूल आकांक्षाएं, जिसमें प्रेम, भूख, तृष्णा, वासना है। जबकि निवृत्ति मूलक प्रतिकूल यानी जो विपरीत इच्छाएं हैं, उसमें अगर देखें तो विरक्ति है, घृणा है, निर्वेद आदि जो इच्छाएं हैं वो इसमें आ जाती है। यानी किसी के प्रति हमारे मन में मोह ना होना, विरक्ति का भाव आ जाना।
घृणा आ जाना, निर्वेद का भाव आ जाना, यानी संन्यास की भावना आ जाना, तो ऐसे भाव जो हैं ये निवृत्ति मूलक आकांक्षाएं या इच्छाएं आ जाती हैं इस श्रेणी में या इस कोटि में। इन दोनों को क्रमशः जो तृष्णा मूलक और वितृष्णा मूलक मूलक उद्वेगों को भी संज्ञा दी गई है। कभी एक उद्वेग शांत हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा सामने आ जाता है, दूसरा जागृत हो जाता है। यानी मानव के मन में ये दोनों प्रकार के भाव चलते रहते हैं। एक भाव की शांति होती है तो दूसरा भाव सामने आ जाता है। इन्हीं भावों से मानव मन प्रभावित होता है। यहाँ पर प्रमुख और गौण आवेग की अगर बात करें कि महत्वपूर्ण आवेग कौन सा है और गौण आवेग कौन सा है, तो रिचर्ड्स का कहना है कि जो प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक उद्वेगों में परस्पर संघर्ष भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक उद्वेग को तो संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन साथ ही दूसरे प्रकार का उद्वेग यानी भाव को हमें चोट पहुंचती है। उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे हम अपनी उदारता के कारण अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन मन में क्या दुख रहता है कि इसने हमारा अपमान किया है। हमने उसको माफ तो कर दिया, लेकिन अपमान तो हो गया। उस अपमान के भाव को हम भुला नहीं पाते। यह स्थिति परस्पर कौन सा भाव है? विरोधी भाव है, यानी विरोधी भावों का संघर्ष कहलाती है। एक तरफ तो क्षमा का भाव है, लेकिन दूसरी तरफ अपमान का भाव भी तो आ रहा है। इसका एकमात्र उपाय क्या है कि हम अपने उद्वेग या भाव को इस प्रकार से शांत करें जिससे कि दूसरे प्रकार के उद्वेग को चोट न पहुंचे या हल्की चोट पहुंचे। यानी हम उसको माफ भी कर दें लेकिन अपमानित भी अनुभव ना करें। ये कब हो सकता है? जब हम प्रमुख आवेगों को महत्व देंगे और गौण उद्वेगों की ओर ध्यान नहीं देंगे। यानी प्रमुख बात को ध्यान में रखेंगे, प्रमुख भाव को ध्यान में रखेंगे, गौण भाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस संबंध में रिचर्ड्स कहते हैं कि यदि हमारी मांग या भाव या उद्वेग की संतुष्टि न होने पर हमारी अन्य कई मांगें विक्षुब्ध हो उठती है, दुखी हो जाती है, तो हमारी ये मांगे महत्वपूर्ण है। तो कहने का भाव क्या है कि एक भाव की संतुष्टि के लिए अन्य भाव अगर विक्षुब्ध हो जाते हैं तो ये मांगे हमारी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रिचर्ड्स का कहना है कि इन्हीं उद्वेगों के आधार पर हमारे सामाजिक और नैतिक नियमों का निर्धारण किया जाता है। यानी समाज में क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। सुचारू और शांतिपूर्वक सामाजिक व्यवस्था के लिए ये नियम बनाया गया है कि समाज के लिए वही वस्तु ज्यादा उपयोगी है जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों की मांगों को बिना किसी पारस्परिक संघर्ष के अधिक से अधिक मात्रा में संतुष्ट करने में समर्थ हो। यानी ऐसे व्यक्तियों के ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के भावों की पूर्ति हो, ऐसे नियम हमें बनाने चाहिए। रिचर्ड्स ने मूल्य संबंधी इसी सिद्धांत को काव्य और समीक्षा पर भी लागू किया है। यानी जब हम काव्य की समीक्षा करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि समाज के लिए उसमें क्या उपयोगी है। एक व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर समाज के लिए जो उपयोगी है उसे हम ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि प्रमुख भाव कौन सा है और गौण भाव कौन सा है। आगे क्या है? कवि और कलाकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब काव्य की रचना की जा रही है तो कवि या कलाकार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रिचर्ड्स के अनुसार कवि या कलाकार सामान्य की बजाय अधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, क्योंकि उसमें एक खास गुण है। साधारण इंसान कवि नहीं बन सकता, साधारण मानव कभी भी कलाकार भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो भाव या जो प्रतिभा पहले से है वो उसको निखार कर और ज्यादा अच्छा कवि या कलाकार बन सकता है। तो वह अपनी प्रतिभा और कल्पना की सहायता से मानव के परस्पर जो विरोधी भाव है उनको स्थायी रूप से संतुलन प्रदान करता है, चाहे वो कवि है या कलाकार है। साधारण व्यक्ति के भीतर ये गुण नहीं होता, यानी साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कलाकार विलक्षण प्रतिभा के द्वारा करुणा और भय जैसे परस्पर विरोधी भावों का भी समन्वय करके त्रासदी की रचना कर देता है। यानी उसमें करुणा भी है और भय भी है। रिचर्ड्स के अनुसार कलाकार का काम है उन अनुभूतियों को अंकित करना जो
और चिरस्थायी बना देना जिन्हें यह सबसे अधिक मूल्यवान समझता है। यानी कलाकार उनको हमेशा के लिए मन पर अंकित कर दे उन भावों को जो मूल्यवान है। काव्य और कला का प्रयोजन यही है कि वह आवेगों के संतुलन स्थापित कर मन में समस्वर की अवस्था उत्पन्न करे और आवेगों को व्यवस्थित कर दे। यानी काव्य और कला का मुख्य प्रयोजन का अभिप्राय क्या, उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है कि संवेगों में या आवेगों में संतुलन बनाए। रिचर्ड्स के अनुसार सौंदर्य एक प्रकार का मूल्य है। वह उसे निरपेक्ष मूल्य कहता है। किसको? सौंदर्य को, सुंदरता को। सौंदर्य इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें विरोधी मनोवेगों के में व्यवस्था और संतुलन उत्पन्न हो जाता है। मानव मन में जो लगातार भाव आता है उसमें कुछ अनुकूल होते हैं और कुछ ऐसे जो प्रतिकूल होते हैं। यानी मानव मन में हमेशा पॉजिटिव विचार नहीं आते, नेगेटिव भी आते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि कभी अनुकूल यानी पॉजिटिव और कभी प्रतिकूल यानी नेगेटिव। अर्थात सौंदर्य अर्थात एस्थेटिक्स के प्रभाव से इन सभी प्रकार के मनोवेगों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सौंदर्य से उत्पन्न आनंदप्रद मनोदशा न तो निष्क्रिय अवस्था होती है जिसमें समान विरोधी प्रभाव के आकर्षण के कारण हम स्तब्ध और किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, और न ही उत्तेजना पूर्ण दृढ़ता को प्राप्त होते हैं। यानी हम उत्तेजित होकर भी उस काम की ओर प्रवृत्त नहीं होते जो क्रोध आदि को जन्म देती है। तो कहने का भाव क्या है कि सौंदर्य का जो भाव है, सौंदर्य से अगर काव्य में सौंदर्य है तो वो क्या है, वो समता का भाव उत्पन्न करेगी। यानी समता का भाव उत्पन्न होगा, उसमें ना तो स्तब्धता आएगी पाठक या श्रोता में और ना ही उसमें क्रोध जैसे भाव उत्पन्न होंगे। तो कवि या कलाकार का लक्ष्य क्या है कि समता पर आधारित या समन्वय पर आधारित काव्य की रचना करे। पुनः प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक उद्वेगों की चर्चा करते हुए रिचर्ड्स कहते हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि मन की सबसे मूल्यवान स्थिति यह है जिसमें मानवीय क्रियाओं को, मानव जो काम करता है उसको सबसे ज्यादा और सर्वोत्कृष्ट संगति स्थापित होती है, जिसमें उद्वेग जो है यानी भाव हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व का मतलब क्या है, उसमें उच्च श्रेणी के गुण आ जाते हैं। अतः कला और साहित्य का मूल्य इसी बात से है कि वह हमारे आवेगों में संगति और संतुलन स्थापित करे, हमारी अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए। सच्चा साहित्य यही कार्य करता है। यानी कहने का भाव क्या है कि दोनों प्रकार के भावों में संतुलन बनाए। इसके साथ साथ कला और साहित्य का मूल्य वो इसी बात में मानते हैं कि आवेगों को संतुलित करें। आवेग अगर संतुलित होंगे तो उससे क्या होगा, परिपक्वता आएगी काव्य में, और काव्य में परिपक्वता अगर आती है तो उससे अनुभूतियों का क्षेत्र व्यापक होगा और वो पाठक या श्रोता को प्रभावित करेगा। यही सच्चा साहित्य है कि वो पाठक या श्रोता को प्रभावित करे, उनके जो आवेग या भाव है उनको संतुलित करें। तो अब अगर संक्षेप में बात करें, रिचर्ड्स इसको क्या मानते हैं कि साहित्य अथवा कला अन्य मानव व्यापारों से जुड़ी हुई, व्यापार का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, कार्य, यानी अन्य मानव के कार्यों से जुड़ी हुई है, उससे अलग इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि साहित्य और कला दोनों ही मानव को प्रभावित करती हैं, मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। मानव की कलाओं में काव्य कला सर्वाधिक मूल्यवान है। मानव जो कलाएं जानता है उसमें कविता करना या काव्य की रचना करना सबसे कीमती माना है, क्योंकि इससे किसमें संतुलन होता है, इसमें भाव या आवेगों में संतुलन होता है। मानव की किसी भी क्रिया का मूल्य इस बात को निर्धारित करता है, मानव कोई भी काम करता है वो कितना मूल्यवान है वो इस बात पर निर्धारित है कि वह कहाँ तक उसके मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है। यानी वो काम करके, वो क्रिया करके क्या मानव मन में भाव उत्पन्न हुए और उन भावों में संतुलन था या नहीं। कई बार हम कोई काम करते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो हमारा मन नहीं करता उसको करने का, लेकिन कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करके हमें आनंद की अनुभूति होती है और हमारा मन भी शांत रहता है, तो वो एक संतुलन और सुव्यवस्था होती है उस क्रिया के कारण। तो वो क्रिया क्या है, मूल्यवान है उस व्यक्ति विशेष के लिए। कला के द्वारा घटित आवेगों का संतुलन
कला के आस्वाद के क्षणों तक ही सीमित नहीं रहता, यानी कला से जो भावों में संतुलन होता है ये सिर्फ उन पलों तक ही सीमित नहीं है जब हमने उस कला को पढ़कर आनंद लिया, बल्कि ये हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हम एक जोशीली कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में जोश का भाव आ जाता है और हम उस जोश के भाव से अपने पूरे दिन में एनर्जेटिक अनुभव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम कोई दुख से भरी कविता पढ़ें तो कितना भी खुशी का माहौल क्यों ना हो, हमारे मन के जो भाव हैं वो उस दुख से प्रभावित होते हैं। तो 20वीं शताब्दी में जब विज्ञान की प्रगति के कारण मानव का जीवन जटिल और दुरूह बनता जा रहा था, उस स्थिति में रिचर्ड्स का मूल्य संबंधी सिद्धांत काफी उपयोगी और प्रभावशाली रहा है। इसी विषय में डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त क्या कहते हैं कि रिचर्ड्स के अनुसार अच्छा वही है जो मूल्यवान हो, और मूल्यवान क्या है? जो मन में संगतिपूर्ण संतुलन स्थापित करे। यानी अच्छा क्या है? जो कीमती है, और मानव के लिए कीमती क्या है? जो भावों में संतुलन स्थापित करे। और उन्होंने इस प्रकार समीक्षा क्षेत्र में चले आते धार्मिक, नैतिक, सौंदर्य शास्त्रीय मतों के विरोध में शुद्ध मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तुत किए हैं। यानी किसी की अगर हमें समीक्षा करनी है तो मनोविज्ञान को, मानव मन को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। उनका मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण ही उनकी सबसे बड़ी देन है। ये किसने कहा है? डॉक्टर शांति स्वरूप ने कहा है। किसके बारे में? रिचर्ड्स के बारे में, कि उन्होंने विचार दिया कि जो मनोवैज्ञानिक मत है वो जरूरी है। तो इसीलिए रिचर्ड्स का जो मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण है वो साहित्य को सबसे बड़ी देन उन्होंने माना है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे बहुत ही सरल तरीके से करें, सिंपल तरीके से ये ध्यान रखें कि आवेग का मतलब भाव है, और भावों का तालमेल किससे होगा? मन से होगा। मन अगर शांत है, मन को अगर अच्छा काव्य पढ़ने को मिलेगा तो मन अपने भावों को संतुलित रखेगा, जो समाज के लिए और मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए।